गुड मॉर्निंग क्लास 12। कल हमने वितान लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था सिल्वर वैली। आज बारी थी वितान का पार्ट 2 जिसका नाम है जूझ। जूझ जिसको लिखा है आनंद यादव ने, जिनका जन्म 1935 में महाराष्ट्र कोल्हापुर के एक जगह काबिल में हुआ था। इनकी कृतियों के कारण बहुत सारे आलोचनात्मक निबंध इन्होंने लिखे हैं, जिसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। यह जो हम लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं लघु उपन्यास कहिए जूझ, इसका मतलब है कि अगर मन में ठान लिया जाए किसी चीज की प्राप्ति के लिए, कोई एम्बिशन हो आपके अंदर, तो उसके लिए आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं वो आदमी को परेशानियां नहीं लगती, क्योंकि उसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है। और इस जूझ के अंतर्गत जो पात्र है किस तरह से जूझता है अपनी छूटी हुई पढ़ाई को प्राप्त करने के लिए, वो भी एक छोटा सा बालक जो 5वीं जमात यानी 5वीं कक्षा में था, उसके पिता के द्वारा उसकी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ मिलता है कि पिता को कोई समझा ले कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊँ, और उसको किस रास्ते से मतलब कितनी परेशानियों से जूझना पड़ता है, यह इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। हर एक कहानी कोई ना कोई संदेश देती है, कोई ना कोई उसका उद्देश्य होता है, या फिर ना कुछ हम जरूर सीखते हैं। यह कहानी आपको सिखलाएगी कि किस तरह से एक गांव का मराठी, ये कहानी है, महाराष्ट्र में जन्मे लेखक हैं, उस परिवेश में ये कहानी लिखते हैं कि किस तरह से एक छोटा बालक जिसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, लेकिन फिर से वो जूझता है परिस्थितियों के साथ, अपनी पढ़ाई शुरू करता है और बाद में एक अच्छे लेखक, एक अच्छे कवि के रूप में निखर के आता है। अगर वो यह जूझना छोड़ देता, यह परिश्रम छोड़ देता, या परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देता, तो शायद वो बालक अभी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता जिसको हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो उसने सीखा होगा, कुछ ना कुछ तो मेहनत किया होगा, वही चीज़ हमें भी अपने लाइफ में लानी होगी। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए तैयार रहिए कि आने वाली परिस्थितियों से आपको लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी में पात्रों के हिसाब से मैं आपको कहानी समझा दे रही हूँ। आनंदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आनंदा थोड़े से गरीब तबके के लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं। इनके पिता जो थे, आनंदा के पिता जो थे, वो खेती बाड़ी करते थे, उसमें भी मन नहीं लगाते थे। सुबह शाम खेतों में पानी देने का काम बेटा करता है। वो हमेशा निठल्लों की तरह गाँव में घुमा करता था। माता जो थी उनकी पिता के बारे में समझ लिया। माँ जो थी, आनंदा की माँ जो थी, वह गृहस्थी का काम करती है, खेती बाड़ी करती है, घर के खाने पीने बनाते हैं, कंडे थापती है। कंडे जो गोबर के उपले बनते हैं वो होता है। माँ जानती है बेटे की पढ़ाई की ललक है, लेकिन वो अपने पति के डर से इस बात को उनके सामने नहीं रख पाती कि बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाई छुड़ाकर आपने सही नहीं किया। आनंदा की पढ़ाई 5वीं जमात में ही, 5वीं कक्षा में ही उसके पिता के द्वारा रुकवा दी जाती है कि सुबह शाम खेतों में जाना नहीं बन पा रहा है, खेतों में पानी का काम नहीं हो पा रहा है, फसलों को सही से देखभाल नहीं की जा रही है। और ये सोचते हैं कि तुम पढ़ लिख कोई बलिस्टर तो बनोगे नहीं। बलिस्टर इट मीन्स बलिस्टर इस तरह जैसे डीएम वगैरह होते हैं ना, उनको गांव में बोलते हैं ना, क्या पढ़ लिख के एकदम से डीएम भी बन जाओगे। तो उसके पिता की भी सोच वही है, धारणा भी वही है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ होने वाला नहीं है, तो पढ़ाई छुड़वा देते हैं बच्चे की। माता भी विवश होकर कुछ कर नहीं पाती है बच्चे के लिए, और बच्चा मन ही मन में सोचता है कि इतने लोग बिजनेस करते हैं, पैसा लाते हैं, क्यों नहीं मेरे पिता मुझको छोड़ देते कि मैं अगर पढ़ लूँगा, कुछ लायक हो जाऊँगा, तो कम से कम घर में 4 पैसे तो आएंगे। ये पूरी धूप में खेती करने के एवज में जलना तो नहीं पड़ेगा, या फिर सोचना तो नहीं पड़ेगा कि अगर फसल हुई, अच्छी हुई तो सही है, नहीं हुई तो फिर जिंदगी वही की वही बेकार हो जाएगी। इसमें वो साथ देते हैं दत्ताजी राव जो गांव के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उनकी खेती बाड़ी में थोड़े बहुत बच्चे भी, थोड़े बहुत गांव के लोग भी उसकी खेती बाड़ी में अपना हिस्सा देते हैं। इट मीन्स हिस्सा की उनके खेतों में मजदूरी करते हैं। इसी में भी उसके पिता काम किया करते थे, आनंद के पिता किया करते थे उनकी खेती पर, लेकिन बाद में उन्होंने वो खेती छोड़ दी क्योंकि वो थोड़े से निठल्ले टाइप के हो गए थे। बेटा जब खेतों में काम करने जाने लगा तो होता है ना कि जब बेटे जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो पिता लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। वही भी हुआ था आनंदा के पिता के साथ। तो वो भी पूरे दिन गाँव में घुमा करते थे और आनंदा को सुबह शाम खेतों में जाना पड़ता था।
वो अंदर ही अंदर कुलबुलाता था अपनी पढ़ाई, छूटी हुई पढ़ाई को लेकर। उसको लगता था कि अभी 2 महीने बाकी हैं 5वीं कक्षा को कंप्लीट होने में। अगर पूरी मेहनत करूं, अगर मेरा दाखिला फिर से हो जाए कक्षा में, तो 2 महीने में मैं पूरा का पूरा फिर से चैप्टर रिवाइज कर लूँगा, और अगर पास हो गया तो अच्छी बात है, मेरा साल बर्बाद नहीं होगा। 5वीं कक्षा का बच्चा इतनी अच्छी सोच रखता है। इसलिए वह उसकी माँ जो उपले पाथती है उनसे रिक्वेस्ट करता है कि माँ तुम चलो ना दत्ता जी राव के घर, दत्ता जी राव से कहो, सारी परिस्थितियां बताओ। और दत्ता जी राव की बात पिताजी मानते हैं, उनकी बात वो नकारेंगे नहीं। माँ मुझे मन से कह देती है कि ठीक है शाम को देखा जाएगा। उसके मन में भी है कि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है इसके पिता पे, लेकिन मुझे मन से बच्चे का मन रखने के लिए शाम के लिए टाल देती है। शाम को जब शाम होती है तो बच्चा फिर अपनी माँ को याद दिलाता है कि हमें दत्ता जी राव के घर जाना है। दत्ता जी राव के घर जाते हैं, माँ और बेटे जमीन पे बैठते हैं, दत्ता जी राव से बात करते हैं, क्योंकि दत्ता जी राव अच्छे खासे जमींदार थे, उनकी पहुंच थी लोगों में। तो रिक्वेस्ट देते हुए जो आनंदा है उसकी माँ कहती है कि क्यों नहीं मेरे पति को आप समझाते हैं, मेरे पति जो हैं वो निठल्ले होकर घूमते हैं और बच्चा काम पे काम कर रहा है। तो आनंदा के लिए, अपने बेटी के लिए वो रिक्वेस्ट करती है दत्ता जी राव से। दत्ता जी राव बातों को समझ जाते हैं, वो पूछते भी हैं कि आखिरकार क्यों पढ़ाई छुड़वाई उसने। तो सिंपल सा आनंदा का जवाब होता है कि खेतों में काम करने के लिए और मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन दोनों को ये भी डर है कि ये बात इसके पिता को, आनंदा के पिता को पता न चल जाए कि सिफारिश के लिए ये लोग राव जी के घर आए थे। तो वो समझा देते हैं कि कोई बात नहीं, आप जाओ शाम को अपने पति को भेज देना, और उनके आने के आधे 1 घंटे के बाद अपने बेटे को भेजना। ये प्लानिंग आपस में हो जाती है, वो लोग घर आते हैं। शाम को जब उसके पिता घूम घाम के गांव से आते हैं तो आनंदा की माँ कहती है कि आपको राव जी ने बुलाया है, गुसाई जी बोले जाते हैं, आप उनके घर जाइए। तो वो अपने मालिक का आदर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए तुरंत अपनी पत्नी से कह के निकल जाते हैं कि ठीक है मैं उनसे तुरंत मिलकर आता हूँ। और यहाँ पत्नी खाना बनाती है। जब आधे घंटे का अंतराल बीत जाता है तो अपने बेटे को प्लानिंग के अनुसार भेज देती है। जब आनंदा यानी उनका बेटा पहुँचता है तो गोसाई जी, जो राव जी थे, गोसाई कहा जाता है उनको, वो कहते हैं कि क्या बात है आनंदा, तुमने पढ़ाई क्यों छुड़वा दी इसकी, आनंदा की पढ़ाई क्यों छोड़ दी गई। तो आनंदा कहता है कि पिताजी खेतों में काम करवाया करते थे, इसलिए मेरा काम गैर हाजिरी होने लगी ज़्यादा, इसलिए पढ़ाई छूट गई। तो उसके पिता क्या कहते हैं, कोई तर्क नहीं सूझता, तो ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये निठल्ला हो गया था, कुछ गलत आदतें इसने सीख ली थी, सिनेमा देखने जाया करता था स्कूल से भाग भाग के, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई छुड़वा दी। अपने तर्क में आनंदा जवाब देता है, और वो भी कुछ बढ़ा चढ़ा के कि ऐसी कोई बात नहीं है, कपड़े सिलवाने थे इसलिए मैंने थोड़ी बहुत खेल खेली, जो पैसे मिले उसे कपड़े सिलवाए, मैंने पढ़ाई लिखाई हाँ एक बार जो ज़रूर सिनेमा देखने गया था। तो गोसाई जी के द्वारा समझाने पे पिता मान जाते हैं कि ठीक है अगले दिन से इसको स्कूल जाने दिया जाएगा। वापस दोनों बाप बेटे घर आते हैं। भोजन के अंतराल में, भोजन जब चल रहा होता है तो उसके जो आनंदा के पिता है कहते हैं कि कुछ शर्तें हैं, इसको मानोगे तो मैं स्कूल भेजूंगा, और शर्तें रखते हैं कि सुबह शाम तुमको खेतों पे जाना पड़ेगा, कभी कोई ज़रूरत हुई तो स्कूल से गैर हाजिरी लेनी पड़ेगी, और तुम्हारे व्यवहार में अगर कोई बदलाव आई, कोई बदमाशी हुई तो मैं फिर तुम्हारा नाम कटवा के घर बैठा लूँगा। इस शर्त पर बच्चा तैयार होता है। बहुत अंदर से खुशी उसको महसूस होती है, आनंद महसूस होती है कि कल से मुझको फिर से स्कूल जाने को मिलेगा। अगले दिन तैयार व्यार होके, धोती वगैरह पहन के सीधे पहले खेत में जाता है। खेत में काम कंप्लीट करने के बाद स्कूल जाता है। स्कूल जाने पे नया माहौल, अपने क्लास के बच्चे तो बेचारे अगली कक्षा में चले गए थे, और ये चुपचाप फिर से उसी जमात में, उसी कक्षा में बैठते हैं। वहाँ एक लड़का है, उसका सहपाठी है चौहान। चौहान जो है थोड़ा सा बदमाश, नॉटी किस्म का लड़का है, परेशान करता है आनंदा को उनकी धोती खींचने के चक्कर में। उसका अंगूछा जो उसके कंधे पे था लेके सर में लपेट लेता है, और जब मास्टर जी की एंट्री होती है तो फटाक से उस गमछे को मास्टर जी के टेबल पे रख के भाग जाता है अपनी सीट पे। मास्टर जी आनंदा को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि नया स्टूडेंट है। फिर पूछते हैं कि ये गमछा किसने रखा, तो आनंदा के द्वारा बता दिया जाता है कि ये गमछा चौहान ने रखा है। तो चौहान की थोड़ी बहुत पिटाई भी होती है कि तुम बहुत बदमाशी करने लगे, और बच्चे उसको, आनंदा को नया है, 2 ही बच्चे जो है उसके क्लासमेट हैं जो
पुराने उसके साथ रह गए थे, जो फेल हो गए थे, और बाकी बच्चे तो बड़े क्लास में। आनंदा को थोड़ी सी झिझक महसूस होती है, लगता है उसका अब इस क्लास में कोई नहीं रहा, यही क्लास है जो उसके सहपाठी इसके साथ इतने हंसे खेलते कूदा करते थे, पढ़ाई किया करते थे। अब जैसे कोई बच्चा नई जगह जाता है तो उसको अजीब नहीं लगता है, इसी तरह से वो भी फील करता है इस चीज़ को, और मन बुझ सा जाता है उसका कि जिस पढ़ाई के लिए मैंने अपने फादर से इतनी लड़ाइयाँ की या फिर लोगों की सिफारिशें की, अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगले दिन भी बुझे मन से फिर वो स्कूल आता है। धीरे धीरे क्या होता है, उसके व्यवहार में चेंजिंग होती है, माहौल भी कुछ अब सुलझा सा लगता है। अब उसके लाइफ में दो लोग इम्पॉर्टेंट, कहते हैं ना कि किसी भी के भविष्य को संवारने के लिए उसके शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है, यही बात सही उतरती है उसके लिए। मास्टर मंत्री जो उसके कक्षा में गणित पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, वो थोड़ा सा कमज़ोर था क्योंकि उसकी क्लासेस मिस हुई थी, तो वो बच्चों की तारीफ़ करना जानते हैं, वो डंडा ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर कोई गलती करता है तो एक स्टाइल होती है ना, गर्दन नीचे करके पीठ पे बैक साइड में मारो, लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर उस मंत्री मास्टर जी की दहशत हो जाती है, बदमाशियाँ क्लास में कम होने लगती हैं, पढ़ाइयाँ ज़्यादा होने लगती हैं, बच्चे अपना काम कंप्लीट करके आते हैं क्योंकि मंत्री मास्टर जी बड़ा पीटेंगे। कभी कभी पनिशमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ये दिखाता है लेखक आपको। तो बच्चों में रेगुलरिटी आ जाती है, पढ़ाई करते हैं, और ये माहौल जो है धीरे धीरे अच्छा बनाता है पूरे क्लास को, और इसका फ़ायदा आनंदा को होता है जिसका मन था पढ़ने को, और वही माहौल और उसको धीरे धीरे मिलने लगता है। इसी के अंतर्गत एक और उसका मित्र है वसंत पाटिल, जो दुबला पतला देखने को है, लेकिन वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, पूरा मन लगाता है, अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट किया रहता है क्लास में, कोई बदमाशी नहीं, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस होता है उसका कि उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। बाद में तकलीफ होती है आनंदा को कि मैं पुराना स्टूडेंट हूँ इस स्कूल का, और मुझको जानकारियाँ थोड़ी बहुत तो है, फेल हो गया भले से, मॉनिटर तो मुझको बनाना चाहिए था, लेकिन फिर भी समझ जाता है कि बसंत में कुछ तो खासियत होगी, और उसी खासियत को प्राप्त करने के लिए वो बसंत से क्या करता है, मित्रता करता है, उसके साथ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है, क्लास में पढ़ाई वाला माहौल आ जाता है, और इसका नतीजा ये होता है कि बसंता भी धीरे धीरे अच्छा होने लगता है पढ़ने में। बसंत के साथ उसका दोस्त आनंदा भी अच्छा होने लगता है पढ़ने में। यहाँ फिर एक और मास्टर साहब की एंट्री होती है जो उनको उनका लैंग्वेज पढ़ाते हैं, मराठी पढ़ाते हैं, मास्टर सौंदरगेकर, वही के हैं, नाम से पता चलता है। सौंदरगेकर जी जो हैं उनको मराठी पढ़ाते, जैसे आप लोग हिंदी पढ़ते हो, मराठी पढ़ाते समय में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उन लोगों को सुनाते हैं, कवियों के बारे में बताते हैं, और कविताओं में ऐसा छंद, अलंकार, रस के साथ वो कविता सुनाते हैं, गाते हैं, और उसके साथ साथ भाव भंगिमा भी उनकी होती है, जिसको आप लोग कहते हैं ना एक्टिविटी के साथ, मूवमेंट्स के साथ, ऐसा करते हैं कि सारे बच्चे एकदम शांत होकर उस मास्टर साहब को सुनते हैं। आनंदा भी उसमें है जो मास्टर साहब की हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनता है, और लगता है जैसे कि वहाँ मास्टर जी है ही नहीं, वो साक्षात वैसा हो ही रहा है। ये क्वालिटी होती है एक टीचर के अंदर की। इस टीचर के अंदर की एक क्वालिटी को देखकर आनंदा इतना खुश हो जाता है कि अगर खाली समय में, जब वो समय जो उसको बोरियत लगती थी किसानी करते समय में, अकेले सुबह शाम खेतों में काम करने में, वो अब उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अब उस समय वो टीचर द्वारा पढ़ाए हुए सारी कविताओं को बहुत ज़ोर ज़ोर से गाता है, उसी तरह एक्शन करता है। पहले लगता था कि बोरियत हो रही है, अब लगता है कि सही है कि मैं अकेला हूँ खेत में। क्यों? क्योंकि मैं पूरे आज़ादी के साथ गाने को गा सकता हूँ, अपने एक्शन के साथ कर सकता हूँ। और मास्टर साहब ने जो चीज़ें सिखाई थी कि किसी चीज़ को देखकर कैसे कविताएं रची जा सकती हैं। एक बार मास्टर सौंदर्यकर ने अपने एक पौधा लगाया हुआ था, उसकी बेल चढ़ रही थी, उस पर कविता लिख डाली थी। तो आनंदा को लगता है कि ये कवि भी तो हार्ड मास का होता है, जिस तरह से हम लोग हैं, हमारे अंदर भी वही भावनाएं हैं, हमारे अंदर भी वही इच्छाएं, वही मानसिक पटल है जो कि हमारे गुरु जी के अंदर है। तो गुरु जी अगर कविता लिख सकते हैं, मैं क्यों नहीं लिख सकता? वो भी धीरे धीरे कविताएं लिखना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो कविता को लिखता है और इतनी जिज्ञासा होती है कि रात के समय में गुरु जी के पास पहुंच जाता है, मास्टर साहब के पास पहुंच जाता है, और मास्टर साहब भी उस समय उस बच्चे की पीठ थपथपाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा लिखा और आगे भी लिख सकते हो। मतलब ये कि इस कहानी में आनंदा को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा,
नए क्लासमेट्स थोड़े से बहुत बदमाश भी थे तो अच्छे लोग भी थे, पिता का व्यवहार भी अच्छा नहीं था पढ़ाई को लेकर, और इन परिस्थितियों को जूझते हुए वो आगे बढ़ता जाता है और एक कवि बनने की, एक लेखक बनने की और एक राइटर बनने की जो उसकी इच्छा होती है वो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगती है और अंत में वह एक बहुत अच्छा कवि बन जाता है और अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हुए वह उस मुकाम पे पहुंच जाता है कि उसको भी लोग पढ़ सकें। ये रहा आपके लेसन का समराइजेशन, पूरी कहानी को इसमें डाल दिया गया है।